प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज फिर से प्रभात ज्ञान कोश के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डेली वर्ल्ड और इंडिया के करंट जीके को लेकर के हम आपके बीच में हाजिर होते हैं। आज की जो पहली खबर है वो संबंधित है कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज से संबंधित है। ठीक है, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सर्विस प्रोवाइड करवाती है ये। और इसने डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म है एक, उसका नाम क्या है, बेल्कन, है ना। तो डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म कौन सी है, बेल्कन। उसका लगभग 1.3 बिलियन डॉलर नगद और स्टॉक में अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग जो है वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता है, फर्म है ना। मतलब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और उसने क्या किया है, डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म, उसका नाम क्या है, बेल्कन का, कितना 1.3 बिलियन डॉलर नगद और स्टॉक में अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी। तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी का नाम क्या है ना। तो उसका नाम है कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज। क्या नाम है, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी। और कहाँ की है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ठीक है, इसने 1.3 डॉलर नगद और स्टॉक में, है ना, किसको खरीदने जा रही है, ये खरीदने जा रही है डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म बेल्कन को। कौन सी फर्म को, डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म बेल्कन को। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके पूजा तोमर से। ये पूजा तोमर कौन है, तो एक्चुअल में यूएफसी। ठीक है, तो यूएफसी जो है वो क्या है, तो यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है ना। यूएफसी क्या है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। और इस अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में, है ना, पूजा तोमर ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, तो यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है पूजा तोमर। क्या नाम है इनका, पूजा तोमर। ठीक है, और इन्होंने क्या जीता है, यूएफसी यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है, ब्राज़ील की रेयान डॉस को। किसको हराया है, ब्राज़ील की रेयान डॉस को जो है वो उन्होंने हराया है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके दिमाग में। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न जो है वो हमारा क्या बन सकता है, तो यूएफसी, है ना। यूएफसी का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, है ना। इसका मतलब होता है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, है ना, फाइटिंग चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप में रेयान डॉस सेंटोस को हरा कर, ये रेयान डॉस सेंटोस कहाँ की है ना, तो रेयान डॉस सेंटोस जो है वो ब्राज़ील की है। कहाँ की है, ब्राज़ील की। ठीक है, तो इसको हरा करके और फिर फाइट जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, पूजा तोमर। और ये पूजा तोमर का फोटो है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण खबर है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप से रिलेटेड। अगली जो खबर हमारी आ रही है वो आ रही है आप लोगों के मैक्स वेस्टेपन कनाडाई जीपी में शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो मैक्स वेस्टेपन जो है उसने लगातार तीसरे साल कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। जीपी यानी ग्रैंड प्रिक्स, है ना। तो जीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जो रेड बुल स्टार की 60वीं फॉर्मूला 1 जीत है और इस सीज़न की 9 रेसों में 6ठी जीत है। ठीक है, तो वेस्टपेन ने जो है, मैक्स वर्स्टेपेन ने ये खिताब जीता है। तो किसने लगातार तीसरे साल 2024 में कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स, है ना, यानी कि जीपी जीता है, तो कौन है, मैक्स वर्स्टेपन, है ना। तो ये जो है वो कौन है, ये है मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, और इन्होंने कनाडाई जीपी खिताब जीता है। उसके बाद में आज की हमारी जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है, तो दक्षिण कोरिया जो है, उस दक्षिण कोरिया की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, दक्षिण कोरियाई फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है ना। और उसका नाम क्या है, फाडू, FADU, है ना। तो दक्षिण कोरियाई
फेबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी FADU ने व्यावसायिक अनुप्रयोगों पर लक्षित सॉलिड स्टेट ड्राइव के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक को सह विकसित करने के लिए अमेरिकी डेटा स्टोरेज फर्म वेस्टर्न डिजिटल कॉर्प से साथ साझेदारी की है ना। किसके साथ साझेदारी की है? वेस्टर्न डिजिटल कॉर्प के साथ साझेदारी की है, ठीक है। और इसने किसके लिए साझेदारी की है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण कोरियाई फेबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी FADU ने, है ना, व्यावसायिक अनुप्रयोगों पर लक्षित सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक को सह विकसित करने के लिए अमेरिकी डेटा स्टोरेज फर्म वेस्टर्न डिजिटल कॉर्प के साथ साझेदारी की है। तो दक्षिण कोरियाई फेबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी, उसका नाम क्या है? फाडू, ठीक है। उसने व्यावसायिक अनुप्रयोगों पर लक्षित सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक का सह विकास करने के लिए अमेरिकी डेटा स्टोरेज फर्म वेस्टर्न डिजिटल कॉर्प के साथ साझेदारी की है। तो USA की डेटा स्टोरेज फर्म कौन सी है ना? तो उसका नाम है वेस्टर्न डिजिटल कॉर्प। क्या नाम है? वेस्टर्न डिजिटल कॉर्प। क्लियर हो गया आपके दिमाग में? ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हमारा अगला प्रश्न जो है फ्रेंच ओपन से संबंधित है। आप लोग जानते हो फ्रेंच ओपन जो है वो किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। तो फ्रेंच ओपन जो है टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज गार्फिया ने पेरिस में रोलैंड गैरोस में अपना पहला फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब है ना। तो ये खिताब जीता है। इनका नाम क्या है? कार्लोस अल्काराज गार्फिया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कार्लोस अल्फाराज, ठीक है ना, और गार्फिया। इन्होंने जो है वो टेनिस में पुरुषों का फ्रेंच ओपन एकल खिताब जीता है रोला गेरा में, ठीक है। और इसने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं यहाँ पे तो इसी से रिलेटेड जो है वो एक और प्रश्न है। फ्रेंच ओपन की टेनिस महिला एकल फाइनल में पोलैंड की विश्व नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए पहली बार इटली की जैस्मिन पाओलिनी को रोले गेरा में हराया और वह ओपन युग में लगातार 3 फ्रेंच ओपन जीतने वाली सिर्फ तीसरी महिला बनी है ना। तो फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता है? उसका नाम है ईगा स्वियाटोक। क्या नाम है? इसका नाम है ईगा स्वियाटोक। और ईगा स्वियाटोक जो है ना, ये कहाँ की है? तो ये है आप लोगों के जो है वो पोलैंड की है। कहाँ की है? पोलैंड की। और वर्तमान में विश्व में नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी है ईगा स्वियाटोक, है ना। तो पोलैंड की ईगा स्वियाटोक ने तो फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब जीता और पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? स्पेन के कार्लोस अल्काराज गार्फिया ने। तो हाल ही में किसने अपना पहला फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज गार्फिया ने, जो कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। अगला जो हमारा खबर है वो फिर टेनिस से संबंधित है और टेनिस में जो है वो भारत के सुमित नांगल ने, क्या नाम है? सुमित नांगल ने जर्मनी में हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर जीता है ना। तो भारत के सुमित नांगल, इनका नाम क्या है? सुमित नागल, है ना। क्या नाम है इनका? सुमित नागल। ये है कहाँ के? भारत के हैं। और उसने जर्मनी में हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर जीता। कौन सा चैलेंजर जीता है? हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर खिताब जीता है ना। तो पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। तो जर्मनी में हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर में पुरुष एकल खिताब किस भारतीय ने जीता है? सुमित नागल ने। क्या नाम है इनका? सुमित नागल। अगली खबर फिर स्पोर्ट्स से ही है और ये इंडोनेशियाई ओपन से संबंधित है। और इंडोनेशियाई ओपन में चीन की चेन यूफेई ने महिला एकल फाइनल जीता है ना। तो चीन की चेन यूफेई ने दक्षिण कोरिया की एन सेयंग को हराकर इंडोनेशियाई ओपन 2024 का महिला एकल फाइनल जीता है, ठीक है। तो इंडोनेशियाई ओपन 2024 का महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो एकल फाइनल जीता है चीन की चेन यूफेई ने। किसने जीता है? चीन की चेन यूफेई ने जीता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंडोनेशियाई ओपन के पुरुष एकल के फाइनल मैच में चीन की शी यूकू ने डेनमार्क की एंडर्स एटोसन को हराया।
ठीक है, तो इस प्रकार से इंडोनेशियाई ओपन 2024 का महिला एकल फाइनल किसने जीता? चेन युफेई ने। किसने जीता है? चेन युफेई ने। और चेन युफेई कहाँ की है? तो ये चाइना की है। इन्होंने इंडोनेशियाई ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो फिर यूरोपियन आयोग से संबंधित है। यूरोपियन आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन, उसने अपनी नेचर अफ्रीका, अफ्रीका के नेचर अफ्रीका करके एक पहल है, उस पहल के तहत संरक्षण अनुदान के लिए तंजानिया की पात्रता के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ना। अफ्रीका का देश है तंजानिया, तो उस तंजानिया को अनुदान प्रदान करता था कौन? यूरोपियन आयोग। ठीक है, और उसने जो है वो तंजानिया को जो भी वो कहने का मतलब संरक्षण अनुदान प्रदान करता था, उस अनुदान से तंजानिया को बाहर कर दिया यूरोपियन आयोग ने। ठीक है, तो तंजानिया को विशेष रूप से पूर्वी स्वेप्ट, रिफ्ट सवाना और वाटरशेड घटक के संबंध में हटा दिया गया, जिसमें केवल केन्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो इसमें यूरोपियन आयोग ने द्वारा वित्त पोषित नेचर अफ्रीका कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख अफ्रीकी परिदृश्यों में जैव विविधता का संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो नेचर अफ्रीका क्या है? तो पहली बात तो ये, नेचर अफ्रीका किसके द्वारा चलाया जा रहा है? यूरोपियन आयोग यानी यूरोपियन कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो यूरोपियन आयोग द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसमें जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किया जाता है ना, उसका कंजर्वेशन किया जाता है। तो और प्रमुख अफ्रीकी परिदृश्यों में सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। हाल ही में यूरोपियन आयोग ने अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत किस देश को संरक्षण अनुदान से बाहर रखा है? किसको रखा है? तंजानिया को रखा है। तो इसमें आप लोग ये कह सकते हो कि यूरोपियन आयोग। ठीक है, और यूरोपियन आयोग का जो है वो एक कार्यक्रम है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेचर अफ्रीका। इसमें वो क्या करता है? तो अफ्रीका के जो भी नेचुरल क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए अनुदान देता है, ताकि जैव विविधता का संरक्षण हो सके, जीव जंतु का संरक्षण हो सके, पेड़ पौधों का संरक्षण हो सके, है ना, और उनकी जो नेचुरलिटी उसको बरकरार रखा जा सके। लेकिन हाल ही में इस आयोग ने नेचर अफ्रीका की पहल के तहत तंजानिया जो देश है उसको संरक्षण अनुदान से बाहर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो अगली खबर हमारी है वो है राजप्रिय सिंह से संबंधित है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के पद पर किसका चयन किया गया है? राजप्रिय सिंह का चयन किया गया है ना। ये 2010 पेज के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग आता है और उसमें निदेशक के पद पर किसको चयनित किया गया है? राजप्रिय सिंह को निदेशक के पद पर चयनित किया गया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए किसको चुना गया है? तो राजप्रिय सिंह को चुना गया है। हमारी जो अगली खबर है वो फिर यूएनओ से संबंधित है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है उसके महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। उसने बच्चों के विरुद्ध उल्लंघन करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल की सेना को शामिल किया है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, है ना। इजरायली रक्षा बल, इजरायली डिफेंस फोर्स जिसको अपन आईडीएफ कहते हैं, है ना, उसके द्वारा हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को भी सूची में जोड़ा गया है। तो इसमें और किसको जोड़ा है? तो इसमें हमास को भी जोड़ा है और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को भी सूची में जोड़ा गया है। तो इजराइल को सूची में शामिल करने का काम गाज़ा में 8 महीने के युद्ध के बाद हुआ, जिसमें 15,500 से अधिक बच्चे मारे गए। तो आप लोगों को पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है। ठीक है, और उसमें गाज़ा पट्टी में जो है हमास के साथ, हमास भी लगातार इसके इजराइल के खिलाफ युद्ध कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये स्थिति हुई है कि गाज़ा में 8 महीने के युद्ध में लगभग 15,500 से अधिक बच्चे मारे गए हैं। तो ऐसे में बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसको शामिल किया है? इजराइल की सेना को शामिल किया, आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स को शामिल किया है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। तो संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश की सेना को शामिल किया है? इजराइल की सेना को शामिल किया है, इजरायली डिफेंस फोर्स को शामिल किया है। इस प्रकार से दोस्तों आज का ये करंट अफेयर्स है जिसमें हमने भारत और विश्व की खबर जो है वो आप तक पहुंचाई है। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।